Hello everyone, welcome to this new video. In this video we are going to start our next unit, that is data normalization. तो इसके आपके दो वीडियोस आएंगे. फर्स्ट वन इज़ फॉर डेटा नॉर्मलाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल. तो वो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. इसमें हम सिर्फ डेटा नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे बिकॉज ये अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है. तो पहले है आपका डेटा नॉर्मलाइजेशन को पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ योर फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो हम पहले पढ़ेंगे आपका फंक्शनल डिपेंडेंसीज, फिर उसके बाद हम आपका देखेंगे कि आपका डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस का जो कि आपको हेल्प करता है आपकी जो दो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आपस में किस तरीके से वो डिटरमाइन करती हैं एक दूसरे को, राइट. किसी तरीके से आपकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो आपको बताती हैं कि आपका अगर कोई एक एट्रीब्यूट है ना, आपके पास कोई एक एट्रीब्यूट है, उसकी आपके पास वैल्यू है ना, कोई एक एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी आपके पास, उस वैल्यू की हेल्प से आप दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकते हो या नहीं, ये आपको वो बताती है. और कर सकते हो तो किस तरीके से कर सकते हो. ओके तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज आपके पास आपकी टेबल है, उसमें आपके पास स्टूडेंट की आईडी है, उसका नेम है, उसका रोल नंबर है, उसकी एज है, राइट. तो ये आपकी एक टेबल है. तो यहाँ पर आप स्टूडेंट आईडी की हेल्प से नेम को फाइंड आउट कर सकते हो, रोल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो, एज को भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो दिस इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी. स्टूडेंट आईडी की हेल्प से आपने नेम को फाइंड आउट कर लिया. अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी थी तो उस वैल्यू की हेल्प से आपने नेम को फाइंड आउट कर लिया, रोल नंबर को भी फाइंड आउट कर लिया. दिस इज़ नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि किस तरीके से दो एट्रीब्यूट आपस में डिपेंडेंट हैं. ओके अगर आपके पास किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू है देन आप उसकी हेल्प से दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. गॉट इट. तो दिस इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसीज. आगे देखते हैं. The functional dependency is a relationship that exists between two attributes. It typically exists It typically exists between the primary key and a non-key attribute within a table. तो आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू से दूसरे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हो. तो आप किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू से दूसरी एट्रीब्यूट की वैल्यू कब फाइंड आउट कर सकते हो, जब वो एक एट्रीब्यूट की वैल्यू आपकी प्राइमरी की हो. जैसा कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया था, यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी थी सभी समझ गए होंगे वो एक प्राइमरी की है क्योंकि उसकी हेल्प से आपने दूसरे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर लिया. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में यही होता है कि आप एक प्राइमरी की हेल्प से दूसरे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो. ओके तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है. यहाँ पर ये जो x है ये फाइंड करता है y को, राइट. तो x डिटरमाइन y या फिर y इज डिपेंडेंट ऑन x. आप इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हो. आप बोल सकते हो x डिटरमाइन y और यू कैन से y डिपेंडेंट ऑन x, एज सिंपल एज दैट, राइट. तो यहाँ पर आपको लिखा भी है लेफ्ट साइड ऑफ एफ डी इज नोन एज डिटर्मिनेंट एंड द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज डिपेंडेंट. हेयर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, राइट. तो यहाँ पे आप इसको बोलेंगे एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस एम्प्लॉय नेम या फिर एम्प्लॉय नेम डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी, राइट. तो आप एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से आप एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आपका जो एम्प्लॉय का नेम है वो डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे. आप एम्प्लॉय का नाम केवल तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास एम्प्लॉय की आईडी हो, अदरवाइज आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो here are some rules according to your functional dependency which I have told you. सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिव रूल. जिस तरीके से आपने अपनी मैथ्स में रूल्स पढ़े हैं, है ना, हम कुछ भी थ्योरम्स पढ़ते हैं, सेट्स हमने पढ़ा था तो उसमें रूल्स पढ़ते थे. रिफ्लेक्सिव रूल, सिमेट्रिक रूल्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक कॉन्सेप्ट के बाद आती हैं. उसी तरीके से फंक्शनल डिपेंडेंसी के बाद जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है फंक्शनल डिपेंडेंसी का कि एक्स डिटरमाइंस वाई, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको कुछ रूल्स पढ़ने हैं. तो वो रूल आपको हेल्प करेंगे आगे चीज़ों को डील करने में, फाइंड करने में. सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिव रूल. रिफ्लेक्सिव रूल क्या कहता है, अगर y जो है वो x का सबसेट है ना. सपोज आपने सेट्स वगैरह तो पढ़े ही हैं, तो अगर मैं बोलूँ आपके पास ये पूरा एक सेट है, तो अगर ये एक a है, राइट, और यहाँ पर ये जो b है वो a का सबसेट है,
तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि आप ए की हेल्प से बी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरी सिंपल है ये तो। अगर आपके पास एक पूरा डेटा है ए का, जिसमें से ही आपने एक छोटा सा डेटा बनाया है बी का, है ना, तो आप ए की हेल्प से तो बी को फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपका जो y है वो आपके x का सबसेट है, तो आप x की हेल्प से y को डिटरमाइन कर सकते हैं। देन x डिटरमाइंस y, या फिर y इज डिपेंडेंट ऑन x। ओके, दिस इज योर रिफ्लेक्सिव रूल। सेकेंड वन इज ऑगमेंटेशन रूल। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका x डिटरमाइन कर रहा है y को, तो आपका जो x z है वो y z को भी डिटरमाइन कर सकता है ना। ये आपका रूल है सेकंड वाला, ऑगमेंटेशन रूल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपका एक सिंगल जो है ये एक्स वाई, किसी एक्स जो है वो वाई को डिटरमाइन कर पा रहा है, तो अगर आप एक्स में भी सेम चीज़ जोड़ रहे हो और वाई में भी सेम चीज़ जोड़ रहे हो, तो वो एक्स फिर भी वाई को डिटरमाइन कर सकता है। मैथ्स का रूल है ना, सिंपल सा। ट्रांजिटिव रूल क्या बोलता है, ये तो सबने पढ़ा ही है। अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, वाई देन जेड को डिटरमाइन कर रहा है, तो आप एक्स की हेल्प से जेड को भी डिटरमाइन कर सकते हो। दिस इज रूल। ना फोर्थ वन इज यूनियन रूल। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, एक्स आपका जेड को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो आप इनको आपस में जोड़ दो। जैसे कि एक्स अगर आपका वाई को भी डिटरमाइन कर रहा है और एक्स ही आपका जेड को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो आप दो लाइन क्यों घेर रहे हो, एक लाइन में लिख दो, एक्स वाई जेड दोनों को डिटरमाइन कर सकता है। देन है आपका डिकम्पोजिशन रूल। ये तोड़ रहा है, अगर एक्स वाई जेड को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि ये वाला स्टेट है, तो आप इस स्टेट से इस स्टेट में भी जा सकते हो। ओके, तो दिस इज योर डिकम्पोजिशन रूल। तो जितने भी रूल्स मैंने आपको पढ़ाए, होप आपको क्लियर होंगे। नाउ हियर आर सम टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, है ना। कुछ टाइप की आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला आपका ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ट्राइवल का मतलब होता है कि जब आपका जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है वो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट का सबसेट हो, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव रूल वाली कुछ प्रॉपर्टीज हों, तब वो आपका ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगा। सपोज यहाँ पर आपका स्टूडेंट आईडी और नेम था। अगर मैं कहूँ अगर यहाँ पर आपका जो कीज़ हैं, प्राइमरी की है, वो कुछ इस तरीके से होता कि स्टूडेंट आईडी और नेम की हेल्प से आपने फाइंड आउट किया है आपके नेम को, यानी कि डिटरमाइन किया है आपने आपके नेम को, तो दिस इज नोन एज अ ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। व्हाट? दिस इज नोन एज अ ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जब वो उसका ही सबसेट हो, राइट, जब वो उसका ही सबसेट हो, यानी कि अगर आपने स्टूडेंट आईडी और नेम की हेल्प से नेम को ही डिटरमाइन किया है, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नोन एज ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो होप आपको समझ आया कि स्टूडेंट आईडी और नेम, जब ये दोनों एक सेट हैं, इनकी हेल्प से आपने नेम को फाइंड आउट किया, विच इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड नेम, तो देन दिस टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नोन एज ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट टाइप इज ऑफ नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जब वो उसका सबसेट ना हो, जब वो डिटर्मिनेंट का सबसेट डिपेंडेंट ना हो, है ना। जैसे कि आपका एग्जांपल ही था, स्टूडेंट आईडी की हेल्प से अगर आपने नेम को फाइंड आउट किया है, देन दिस इज अ नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। वो उसका सबसेट नहीं है, वो आपस में किसी भी तरीके से लिंक नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग है ना। इनमें कोई लिंक नहीं है, स्टूडेंट आईडी और नेम में कोई लिंक नहीं, बस इतना सा लिंक है कि इसकी हेल्प से इसको फाइंड करा, पर वो उसका सबसेट नहीं है। सेम एज आप स्टूडेंट आईडी की हेल्प से एज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट डिपेंडेंसी विच इज़ आर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या होता है, जिस तरीके से मैंने आपको ट्रांजिटिव रूल के बारे में बताया था कि अगर ए की हेल्प से आप बी को फाइंड कर रहे हैं, बी की हेल्प से देन आप सी को फाइंड आउट कर रहे हैं, देन आप ए की हेल्प से फिर से सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज आर रूल, एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक एग्जांपल देखो कि स्टूडेंट आईडी की हेल्प से आपने एडवाइजर आईडी को फाइंड आउट किया, देन आप एडवाइजर आईडी की हेल्प से एडवाइजर नेम को फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको गिवन है कि आप स्टूडेंट आईडी से एडवाइजर आईडी को फाइंड आउट कर सकते हो, और आप एडवाइजर आईडी से आप एडवाइजर नेम को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका एडवाइजर आईडी और एडवाइजर नेम जो है एक नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। कैसे एट्रीब्यूट्स हैं? नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, और आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो की एट्रीब्यूट है। ओके, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप स्टूडेंट आईडी की हेल्प से एडवाइजर नेम को भी फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, दिस इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझ आया होगा, है ना। अब जब आप एक वैल्यू से एकदम थर्ड वाली ही वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो, दिस इज नोन एज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नाउ नेक्स्ट इज योर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है कि आप एक एट्रीब्यूट की हेल्प से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, पर जो आपने मल्टी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेशन से मतलब वो आपस में एक दूसरे को फाइंड आउट नहीं कर सकती। लेट मी गिव यू एग्जांपल। सपोज आपने स्टूडेंट आईडी की हेल्प से नेम को भी डिटरमाइन कर लिया और सेम स्टूडेंट आईडी की हेल्प से आपने अपनी एज को भी डिटरमाइन कर लिया। बट हियर इज अ क्लॉज, आप नेम से एज को नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट। आप नेम की हेल्प से एज को नहीं फाइंड आउट कर सकते और आप एज की हेल्प से नेम को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दिस इज अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। दिस ऑल इज अ कंप्लीट कंडीशन फॉर अ फंक्शनल डिपेंडेंसी टू बी अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, राइट। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि नेम से अगर आप एज को फाइंड आउट कर रहे हो और एज से अगर आप नेम को डिटरमाइन कर रहे हो तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। नेम डिटरमाइन एज और एज डिटरमाइन नेम, दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप इसको सेम नहीं ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग टॉपिक्स पे बात हो रही है। ओके, तो दिस इज अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जब आप सेम एट्रीब्यूट की हेल्प से सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जो आपने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को फाइंड किया है वो आपस में किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी x determines y exist in a relation R if for each value of x there is a set of values of y that is independent of the values of other attributes, right। यहाँ पे लिखा है ना that is independent, वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है। ओके, नॉर्मलाइजेशन। तो अभी हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। यहाँ पे आपको 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ये अपने अपने एस्पेक्ट में आपको हेल्प करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, समझा सकेंगे आपको। सबसे पहला है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज द डेटा इन द डेटाबेस। आप इसकी हेल्प से, नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से अपना जो डेटा है उसको डेटाबेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या करती है कि आपका जो टेबल है, जो बड़ी टेबल है, लार्जर टेबल्स है, उनको छोटी टेबल में तोड़ देती है ना, और फिर उनको रिलेशनशिप की हेल्प से लिंक कर देती है। थर्ड जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो है वो एक पर्पस आपको समझ आ रहा है नॉर्मलाइजेशन का कि हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हम नॉर्मलाइजेशन को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम आपके डेटा में से जो रिडंडेंसी है उसको कम कर सकें, है ना, डेटा डुप्लीकेशन को हम कम कर सकें। रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेशन, यानी कि अगर आपका सेम डेटाबेस की अलग अलग जगह पर कॉपीज़ हों, बहुत एक ही चीज़, एक ही डेटा है पर लेकिन वो अलग अलग जगह पे स्टोर है, तो दिस इज़ नोन एज रिडंडेंसी। तो फिर उसको रिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ओके, देन योर एनोमलीज। ये क्या होती हैं? एनोमलीज जो होती हैं एक एक इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मतलब कि कुछ गलत चीज़ है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए डेटाबेस में पर ये होती हैं। अगर ये होती हैं तो उनको हम एनोमलीज कहते हैं, एनोमलीज कहते हैं, एनोमलीज इनको हम एनोमलीज कहते हैं। ये होनी नहीं चाहिए आपके डेटाबेस में, पर अगर ये हो जाती हैं तो इससे आपका जो डेटाबेस है उसमें डेटा रिडंडेंसी होगी, उसमें डेटा का लॉस होगा, उसमें इनकरेक्ट डेटा आपका हो जाएगा, राइट। तो डेटाबेस को, और ये क्यों हो जाता है कभी कभार, क्योंकि हो सकता है कि आपने आपका डेटाबेस ठीक तरीके से नहीं बनाया हो, उसकी डिज़ाइनिंग आपने ठीक तरीके से नहीं करी हो, राइट। तो उस टाइम पर आपकी जो एनोमलीज हैं वो हो जाती हैं। तो सबसे पहला होता है आपका इंसर्शन एनोमली। इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ नई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं बट आप किसी वजह से इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सपोज़ आपको किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का आपको डेटा लिखना है ना, पर अभी बच्चा जो है उसका, क्योंकि उसको किसी स्टूडेंट का आपको डेटा फीड करना है पर अभी उसको ये नहीं पता कि वो कौन सा कोर्स में एनरोल करेगा, है ना। तो अगर आपके पास कोर्स नहीं होगा तो आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज इंसर्शन एनालॉजी, है ना। नाउ सेकेंड इज डिलीशन एनालॉजी। कभी होता है कि अगर डिलीट करते टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो कि हमारे डेटाबेस के लिए सही ना हो, जो कि हमारे डेटाबेस के लिए गलत हो, तो उसको हम डिलीशन एनालॉजी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप समझो कोई आपका टेबल का स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपका सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड है ना, कोई एक सिंगल रिकॉर्ड है, राइट। तो अगर आप उस सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, आपको उसकी नीड नहीं है, अब आप उसको डिलीट कर रहे हैं, तो जब आप उस सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपकी पूरी टेबल भी डिलीट हो गई, है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो गया। तो फिर दिस इज अ डिलीशन एनालॉजी।
हम नहीं चाहते थे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट हो, पर हो गया, तो दिस इज़ अ डिलीशन एनालॉमी। या फिर इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज़ आपका कोई प्रोजेक्ट था, उसके आगे आपका जो कैंडिडेट है उसका नाम था। आपको जस्ट उस कैंडिडेट का नाम डिलीट करना था, प्रोजेक्ट नहीं डिलीट करना था। बट जैसे ही आपने कैंडिडेट को डिलीट करा, तो आपका प्रोजेक्ट भी साथ में डिलीट हो गया कि उसने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, क्या नाम था उसके प्रोजेक्ट का, क्या चीज़ें थी, वो सब भी डिलीट हो गया, आपके पास वो भी डेटा नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ डिलीशन एनालॉमी। जब हम डिलीट कुछ किसी एक एट्रीब्यूट को, किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करते टाइम दूसरी चीज़ें अगर डिलीट हो जाएँ जो कि हमारी नीड की हैं, तो दिस इज़ अ डिलीशन एनालॉमी। थर्ड वन इज़ अपडेट एनालॉमी या फिर अपडेशन एनालॉमी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं उसमें इर्रेगुलरिटीज़ आ जाएँ। सपोज़ आपको किसी भी आपका जो एम्प्लॉयी है कंपनी में उसका डिपार्टमेंट चेंज करना है, राइट? तो आपने एक जगह से चेंज कर दिया, पर आप उसको अलग-अलग जगहों से चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारा डेटा है आपके पास डेटाबेस में। अब वहाँ से अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो दिस इज़ अ अपडेशन एनालॉमी, क्योंकि फिर उससे आपका जो डेटा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना? कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा, तो दिस इज़ अ इनकंसिस्टेंट डेटा, दिस इज़ लीड यू टू क्रिएट अ इनकरेक्ट डेटा, राइट? तो आई होप आपको एनालॉमी समझ आ रही है कि इंसर्शन एनालॉमी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं अपने डेटा में, बट किसी कारण की वजह से नहीं इंसर्ट कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ अ इंसर्शन एनालॉमी। डिलीशन एनालॉमी का मतलब होता है हम डिलीट कुछ कर रहे हैं, पर उसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी डिलीट हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिलीट हो रही हैं, दिस इज़ अ डिलीशन एनालॉमी। थर्ड वन इज़ अपडेशन एनालॉमी। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आए, है ना? ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही आए। ये जस्ट आपने आपका डीबीएमएस को उसका डिज़ाइनिंग ठीक नहीं हुआ है ना? या फिर उसकी आपने ढंग से आपने उसकी फंक्शनिंग को नहीं पढ़ा है ढंग से, आपने उसको क्रिएट नहीं किया, उस टाइम पर हो जाती हैं, हमेशा नहीं होती। पर आपको ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ये आपको दिमाग में डालनी है। तो अपडेशन एनालॉमी का मतलब होता है आप कुछ चीज़ को अपडेट कर रहे हैं, पर वो हर जगह से अपडेट नहीं हो पा रहे। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज़ योर नॉर्मल फॉर्म्स, राइट? अभी हम आपको नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आपके पेपर में आती हैं, राइट? नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मल फॉर्म्स ज़्यादा आती हैं, तो आपको इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको पढ़नी है, ठीक है? तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, है ना? 1NF आप इसको बोलते हैं, या फिर आप इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। तो कोई भी आपका रिलेशन है, राइट? वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, है ना? या तो वो होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म में या फिर आप उसको क्रिएट करेंगे। तो ये सब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँगी। सबसे पहले आप ये कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। ऑल द एट्रिब्यूट्स कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यूज़, है ना? इनडिवाइसेबल वैल्यूज़ होनी चाहिए, है ना? आप उसको डिवाइड ना कर पाएँ, एटॉमिक वैल्यूज़ यानी कि एक वैल्यू होनी चाहिए, है ना? हर एट्रिब्यूट की। तो ये इसकी कंडीशन है। ईच कॉलम कंटेन्स वैल्यू ऑफ अ सिंगल टाइप की वैल्यूज़ होनी चाहिए और ईच कॉलम कंटेन्स यूनिक वैल्यूज़। हर कॉलम के पास अपना एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ओके, समझ आ गया? तो अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सपोज़ आपके पास कोई डेटा है ना? उसमें है यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, जॉन हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर है, तो उसका जो फ़ोन नंबर है, वो 2 फ़ोन नंबर हैं, 2 फ़ोन नंबर हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो है एक वैल्यू नहीं है, एटॉमिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पर आपकी एक एक रिकॉर्ड में 2 वैल्यूज़ हैं। तो अब इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको जस्ट कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ से इसको हटा करके यहाँ पे अगेन 1 जॉन और इसका फ़ोन नंबर दूसरा इस तरीके से स्टोर करवाना है। नाउ दिस इज़ इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बस इतना कहती है कि हर एट्रीब्यूट में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, है ना? आप 2 वैल्यूज़ एक एट्रीब्यूट में नहीं डाल सकते। आप उसके लिए दूसरा डेटा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? दूसरा डेटा एक दूसरा रिकॉर्ड बना दीजिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आप एक एट्रीब्यूट में 2 वैल्यूज़ नहीं रख सकते हैं। ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आई होप आपको समझ आ गई। नॉर्मल फॉर्म्स इतना हार्ड नहीं है कि इनको समझना में बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा या कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल फॉर्म्स बहुत आसान सी होती हैं, बहुत ईज़ी होती हैं समझनी भी। सेकंड है आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो कंडीशन दिस इज़ कि आपकी जो टेबल है, आपका जो रिलेशन है, वो सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तभी आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही नहीं है, तो आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात ही नहीं कर सकते। तो वो सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की।
यानी कि जितने भी आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की पे सोलली डिपेंडेंट होने चाहिए, है ना। मतलब कि सारा कुछ जो डिपेंडेंस है वो प्राइमरी की पर ही होना चाहिए, वो किसी और नॉन की पर नहीं होना चाहिए, की एट्रीब्यूट्स पर होना चाहिए। सपोज 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 आपका कोई टेबल है जहाँ पे है स्टूडेंट आईडी, राइट, और है आपका स्टूडेंट का कोर्स, है ना, और इस कोर्स के साथ ही है आपका टीचर, जो टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, राइट। तो फिर सबसे पहले स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट के पास कोर्स है 101, उसका टीचर है सपोज ए। सेकंड के पास है 101, अगेन उसके भी टीचर हैं ए। थर्ड के पास है 102, उनके टीचर हैं बी। और फोर्थ के पास हैं 103, उनके टीचर हैं सी। और फिफ्थ के पास हैं आपके 101, उनके भी टीचर हैं ए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप स्टूडेंट आईडी की हेल्प से कोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी की हेल्प से आप टीचर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट देयर इज अ क्लॉज, आप यहाँ पर कोर्स की हेल्प से भी टीचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स पता हो तो भी आप टीचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो की एट्रीब्यूट है, यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है वही आपका सिर्फ की एट्रीब्यूट है, वही आपका सिर्फ की एट्रीब्यूट है। बट आप स्टूडेंट आईडी की हेल्प से सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन कोर्स, स्टूडेंट आईडी ऑल्सो डिटरमाइन टीचर। बट यहाँ पर आपका जो कोर्स है वो भी आपकी टीचर को डिटरमाइन कर पा रहा है। एंड आपका जो कोर्स है वो एक नॉन की एट्रीब्यूट है, बट वो भी अगर टीचर को डिफाइन कर पा रहा है, फाइंड आउट कर पा रहा है, तो दिस इज अ क्लॉज, दिस इज नॉट इन अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो आप इस टेबल को नहीं बोलेंगे, इस रिलेशन को नहीं बोलेंगे कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। इसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आपको बस इस टेबल को तोड़ देना है। दो छोटी छोटी टेबल्स में आपको इसको क्रिएट कर देना है। अब मैम वो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, जस्ट रिमूव ऑल दिस स्टफ। आप एक नई टेबल बनाएंगे, ओके। जिस टेबल में सपोज मैं यहाँ पर आपकी दूसरी, ये आपकी टेबल नंबर 1 थी, ओके। तो यहाँ पर हम आपकी दूसरी टेबल बना देंगे जहाँ पर आपका होगा, इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे वो होंगी टीचर के साथ साथ आप कोर्स डालिए ना, कोर्स डालिए और फिर आप टीचर डालिए। आप नई एक टेबल बनाइए जिसमें आप कोर्स डालेंगे और फिर आप यहाँ पर टीचर डालेंगे, ठीक है। तो कोर्स क्या क्या है हमारे पास, 101, 102 एंड 103। इनके टीचर्स कौन कौन है, ए, बी और सी, राइट। तो आप कुछ इस तरीके से आपकी जो टेबल बनेगी। नाउ दिस इज इन अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, है ना, क्योंकि आप कोर्स की हेल्प से टीचर को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। तो दिस इज इन अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो होप आपको समझ आया होगा कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, और अगर नहीं है मतलब उसको कैसे। तो अब आपको शायद समझ आया होगा कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, और अगर नहीं है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, देन ही आप आगे प्रोसीड करेंगे उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चेक करने का, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड लेट मी टेल यू कि आपको सिर्फ थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही पढ़ना है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप चेक करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं है। सिंपली बताऊँ आपको, तो आप ये चेक करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कि यहाँ पे अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो उसको ख़त्म करना है किसी भी तरीके से, राइट। तो सबसे पहले आपका रिलेशन जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, राइट। और उसकी कोई भी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई भी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होती है, अगर एक्स वाई को फाइंड आउट कर रहा है एंड देन वाई जेड को फाइंड आउट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जेड को भी फाइंड आउट कर सकता है। ये है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज यूज टू रिड्यूस द डेटा डुप्लीकेशन, राइट। इट इज ऑल्सो यूज टू अचीव द डेटा इंटीग्रिटी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप समझे कि एक्स की हेल्प से, आप प्राइम एट्रीब्यूट की हेल्प से आप एक नॉन प्राइम को फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट आप एक नॉन प्राइम की हेल्प से
देन फिर दूसरे नॉन प्राइम को फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। और फिर अब इस प्राइम से इस नॉन प्राइम को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर एक प्राइम से आप नॉन प्राइम को फाइंड आउट करें, पर अगर आप उसको डायरेक्टली कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आप उसको इनडायरेक्टली फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को भी खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, उस टेबल को तोड़ देंगे अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल आप इसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इसमें भी था, आप स्टूडेंट आईडी से आप कोर्स को फाइंड आउट कर रहे थे, फिर कोर्स से आप टीचर को फाइंड आउट कर रहे थे, फिर स्टूडेंट आईडी से आप टीचर को फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये आपकी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी, है ना, अगर ये सेम टेबल में होते तो, सेम रिलेशन में होते तो, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होना है, राइट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। तो if there is no transitive dependency for non-prime attributes, then the relation must be in third normal form। अगर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की, है ना, तो फिर आपका जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है। ओके, तो आई होप आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी समझ आ गया होगा। और एक होता है आपका BCNF। BCNF जो होता है वो होता है आपका बेयर्स कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, है ना। ये आपका जो बेयर्स कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये आपका जो होता है ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक स्ट्रिक्टर वर्जन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है तो एक्स या सिर्फ और सिर्फ या तो कैंडिडेट की हो या फिर सुपर की हो, या तो कैंडिडेट की हो या फिर सुपर की हो, और उसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। ये इसका बेयर्स कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म का फंडा है, ठीक है। तो वैसे आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही पढ़ना था, होप आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ भी एग्जाम्पल की कमी हो, आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बस यही होता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या था, फुली डिपेंडेंट होना चाहिए, फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं चलेंगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आपके डेटा में आती हैं तो वो आपके डेटाबेस को एक डेटा रिडंडेंसी क्रिएट करती हैं, डेटा डुप्लीकेशन क्रिएट करती हैं, इनकंसिस्टेंट डेटा क्रिएट करती हैं, इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाती है आपके डेटा की। तो और वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता। अगर आप कोर्स की हेल्प से, हेयर जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर आप कोर्स की हेल्प से टीचर को भी फाइंड आउट कर पा रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड वे, है ना। तो इस तरीके से सेम टेबल में डालने का उसका कुछ लॉजिक ही नहीं है ना। आप उसको अलग अलग टेबल में डालिए, तभी एक प्रॉपर तरीका बनता है आपका एक डेटाबेस क्रिएट करने का। ओके, तो होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, डेटा नॉर्मलाइजेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। उसमें अगर नॉर्मल फॉर्म्स में किसी में कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आप बताएंगे तभी मुझे समझ आएगा कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा। प्लीज़ लेट मी नो, और प्लीज़ लेट मी नो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, कोड योरसेल्फ।